हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डायपोल मोमेंट और उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें थी वो बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन पे बेस्ड हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और उस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का नाम है क्लोजियस-मोसेट्टी इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये डेरिवेशन पेपर में आपको काफी बार देखने के लिए मिल जाएगी। इस डेरिवेशन के अंदर कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं और हमें यूज करने होते हैं, कुछ एक फिजिक्स के लॉ हैं जो हमें यूज करने होते हैं। तो इसलिए हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन थोड़ी टिपिकल लगती है, लेकिन एक बार अगर आप वो 2-3 स्टेप याद रख लोगे जहां पे हम प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं, फिर आपके लिए डेरिवेशन जो है वो काफी इजी हो जाएगी। तो आज हम करेंगे क्लोजियस-मोसेट्टी इक्वेशन, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट में देखते हैं हमें क्या क्वांटिटी जो है वो मिलेगी। क्लोजियस-मोसेट्टी इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैंने दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स कंसीडर कर लेनी है। एक इलेक्ट्रिक प्लेट होगी हमारी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी इलेक्ट्रिक प्लेट होगी हमारी नेगेटिवली चार्ज। अभी ये दोनों प्लेट्स के अंदर मैंने कोई भी मॉलिक्यूल इंसर्ट नहीं किया, तो मॉलिक्यूल इंसर्ट करने से पहले ही मैंने इनको स्टार्ट कर दिया। जब मैं मॉलिक्यूल को इंसर्ट करने से पहले ही इनको स्टार्ट कर दूंगा तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज। दोनों प्लेट्स में चार्ज के डिफरेंसेस होने की वजह से इनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमारी मूव होंगी फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। अब इसमें देखो हमें क्या करना है। लेट अस सपोज दैट E0 is the value of electric field between the plates। जब हमारी प्लेट्स के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है तब मैं सपोज करता हूं कि E0 जो है वो हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दो प्लेट्स के बीच में एक्सिस्ट कर रहा है। अब मैंने इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इंसर्ट कर देना है। तो हमने इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल इंसर्ट किया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंसर्ट करना है, पोलर नहीं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब मैं इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंसर्ट करूंगा तो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन की वजह से जो पॉजिटिव प्लेट है वो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट करेगी, जो हमारी नेगेटिव प्लेट है वो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट करेगी। इससे फिर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो चार्ज हो जाएगा और उसके जो दो सेंटर्स थे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, डायपोल क्रिएट हो जाएगा। तो जब मैं इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंसर्ट करूंगा तो नेगेटिव पार्ट जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली और भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसा होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो पोलराइजेशन की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमारे डायपोल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, इन डायपोल्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर जो है वो अलग अलग हो गया। तो इनके बीच में भी चार्ज डिफरेंस प्रेजेंट है। इसी चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये भी छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इनमें भी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएंगे। अब देखो, जो हमारी इलेक्ट्रिक प्लेट्स थी, हमारी इलेक्ट्रिक प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा था वो था इस डायरेक्शन में, और जो हमारे छोटे छोटे डायपोल्स हैं उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था ऐसे इस डायरेक्शन में, जो इन्होंने प्रोड्यूस किया वो है हमारा इस डायरेक्शन में। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा वो इसको अपोज करेगा और इस वजह से इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो यही मैं यहां पे लिखा हूं, एज
the dipoles form produces small electric field in opposite direction. Therefore, electric field between the plates reduces and becomes E. जो हमारे डाइपोल्स हैं वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो पहले हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट थी ना, अब वो डिक्रीज होकर कितनी बन गई है, ई बन गई है। द रेशो इनिशियल फील्ड बाय फाइनल फील्ड इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की जो रेशो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और उसे फिर हम डी से डिनोट करेंगे। तो यहां पे फिर उसको अपन डिनोट कर देंगे डी से। तो ये हमारे पास हमारा केस हो जाएगा। तो यहां पे मैंने आपको एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवा दिया, और वो क्वांटिटी है हमारी डी। तो ये हमारे पास हमारी क्लोजियस-मोसेट्टी इक्वेशन की इंट्रोडक्शन थी। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हमने कर लिया। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें सिर्फ दो ही बातें काम की पता चली हैं। ई नॉट था हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर जब इसके अंदर डायपोल्स बने पोलराइजेशन की वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज होने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया ई। तो जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है, जब आप इन दोनों वैल्यूज का रेशो ले लेते हो तो आपके पास उस रेशो को बोलने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए नई क्वांटिटी आ जाती है, जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास हमारी इंट्रो हो गई। अभी हम डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अभी डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे हमारे फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक जो है वो इक्वेशन से। तो फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक डेफिनेशन, E नॉट इज इक्वल टू E प्लस 4πI। ये हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक इक्वेशन है। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 4πI। I यहां पे है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि μI into n। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, μI into n। अब यहां पे मैंने I तो डिफाइन कर दिया, लेकिन μI क्या है, μI है हमारे पास डाइपोल मोमेंट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा इंटू एक्स। अल्फा है हमारे पास हमारा कांस्टेंट और एक्स है यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मैं बाद में डिफाइन करूंगा जब आप डेरिवेशन को कर रहे होंगे। एन यहां पे क्या है, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एवोगाड्रो नंबर, पर यूनिट वॉल्यूम है जिसको वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर रखा होगा टोटल वॉल्यूम से। तो ये हमारे पास हमारे कुछ फॉर्मूला हैं जो हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए, यानी कि इस डेरिवेशन में ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये प्री डिफाइंड है।
तो अगर आपको ये वाले फॉर्मूलाज याद होंगे फिर आपको डेरिवेशन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नोट्स के अंदर आप डेरिवेशन देखोगे वो आपको थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप इस डेरिवेशन को एज इट इज फॉलो करें, ताकि आपको आराम से और इजीली ये डेफिनेशन, ये डेरिवेशन जो है वो समझ में आ जाए। तो थ्योरी जो है वहां से कर सकते हो, लेकिन जो डेरिवेशन का पार्ट है वो आप अगर यहाँ से नोट करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसा जैसा मैं आपको नोट्स में ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे करवा रहा हूँ, वैसे वैसे आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारे पास हमारी कुछ क्वांटिटीज थी। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ई। पूरी इक्वेशन को ना मैं ई से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ई नॉट बाय ई इज इक्वल टू ई बाय ई प्लस 4 पाई आई बाय ई। अब यहां पे तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो हमारे पास ई नॉट बाय ई आएगा इसको आप बोलेंगे डी। डी क्या था हमारा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी मैं रेशो आपको बता चुका हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डी बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो हमारे पास आ जाएगा T is equal to 1 plus 4 pi I by E। 1 यहां पे आके माइनस हो गया, D minus 1 4 pi I by E। E डिवाइड में यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, D minus 1 E into 4 pi I। ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करूंगा। जो मैंने यहाँ पे आपको डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने लिखा था ना अल्फा इंटू एक्स, तो वो एक्स हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी, वो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। हियर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन एज x is equal to E naught minus 4 pi I plus 4 pi I by 3। इस डेरिवेशन में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसको आपने ऐसे प्री डिफाइंड ही रखना है। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला होता है जो हमने गॉस लॉ या गॉस थ्योरम्स को अप्लाई करके फाइंड आउट किया होता है। तो फिजिक्स तो हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसी फॉर्मूला को हम एज इट इज जो है वो क्रैम कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे ई नॉट आ रहा है, ई नॉट की वैल्यू मैंने लिखी थी इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे पुट कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस 4 पाई आई, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इसको पुट कर देता हूं, तो x इज इक्वल टू ई प्लस 4 पाई आई, इसकी जगह पे पुट कर दिया, माइनस 4 पाई आई प्लस 4 पाई आई बाई 3। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट हो गया। अब इसमें प्लस और माइनस वाले जो 4 पाई आई हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी e प्लस 4 पाई आई बाई 3, इक्वेशन नंबर 4। 4 पाई आई की वैल्यू पुट कर देता हूं। कहां पे है 4 पाई आई की वैल्यू? ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में थी। तो यहां पे देखो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 5 में, सॉरी 5 नहीं है 4 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो मैं 4 पाई आई की वैल्यू पुट कर देता हूं, x इज इक्वल टू e, 4 पाई y की जगह पे आ गया d माइनस 1 इंटू e बाई में 3 यहां पे एलसीएम आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3e प्लस d माइनस 1 इंटू e। अब e यहां पे कॉमन आ जाएगा, e में कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा 3 प्लस d माइनस 1। सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा d प्लस 2 इंटू e बाई 3। तो ये मेरे पास मेरा इक्वेशन नंबर 5 आ गया।
तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो इक्वेशन डिराइव की थी, उससे हमने रिजल्ट निकाला था हमारा ये वाला रिजल्ट। इस रिजल्ट के बाद मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन किया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैंने दो वैल्यूज निकाल ली, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को हमें यूज करना होता है, तो इसको आप कैसे यूज करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे कुछ एक इक्वेशन निकाल दी है, अब इन इक्वेशंस को यूज कैसे करना है वो देखो। शुरू में मैंने क्या क्या डिफाइन किया था वो सारी बातें अपन देख लेते हैं। एज वी नो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या आ रहा था, म्यू आई इंटू एन। ये इंटू का साइन जो है मैं डॉट से दिखा देता हूं, म्यू आई इंटू एन। म्यू आई मैंने कैसे डिफाइन किया था, अल्फा इंटू एक्स इंटू एन। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है इक्वेशन 5 में, ये पुट कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 5 पुट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू है मेरे पास अल्फा और एन एज इट इज। एक्स की वैल्यू है d+2 e इंटू 3। तो ये हमारे पास हमारी आई की वैल्यू आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या था अपने पास, d-1 इंटू e इज इक्वल टू 4πi, यही था ना। तो इक्वेशन 2 में मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने i वाली वैल्यू निकाली है यहां पे पुट कर दूंगा। तो i की वैल्यू ये आई थी, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा d-1 इंटू e इज इक्वल टू 4πi। i की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, अल्फा n d+2 e/3। e से e यहां पे कैंसिल हो जाएगा, d वाली टर्म में यहां पे ले आता हूं, d वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, d वाली टर्म में यहां ले आता हूं। तो रीअरेंज करने के बाद मेरे पास आ जाएगा d-1 बाई d+2 4/3 πn अल्फा। ये आ जाएगी हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई, ये हमारी मेन इक्वेशन है। इसी को यूज करके हम हमारा जो प्रॉपर रिजल्ट है वो निकालेंगे। अब इसमें n क्या था हमारे पास, n था हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो लिख रहा हूं इसको, as n is the number of molecules per unit volume, ये मेरे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास बाय डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने यहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकाली, ये ऊपर ये नीचे, तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी मास बाय डेंसिटी। पुट कर दिया, डेंसिटी नीचे है वो ऊपर चली गई। तो n इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू रो बाई n। n की वैल्यू यहां पुट करना है। दिस इंप्लाइज d-1 बाई d+2 4/3 πn इंटू रो बाई m इंटू अल्फा। m को ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रो हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d-1 d+2 m बाई रो इज इक्वल टू 4/3 πn अल्फा। राइट हैंड साइड तो लगभग सेम ही आ गया, बस पहले हमारे पास स्मॉल n था, अब हमारे पास हमारा कैपिटल n है। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में मैंने क्या देखा, इस इक्वेशन में जो राइट हैंड टर्म्स है वो सारी कांस्टेंट है। 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एन एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट, और अल्फा भी मैंने बताया था, अल्फा भी हमारा कांस्टेंट है। तो ये वाली सारी टर्म्स हमारी कांस्टेंट हैं। अगर ये वाली सारी टर्म्स हमारी कांस्टेंट हैं तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफाइन करता होगा।
और वो कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो टोटल मॉलिक्यूलर मास को इंक्लूड कर रही है। इसका मतलब ये हमारी कोई मोलर क्वांटिटी है। तो ये जो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं मोलर पोलराइजेशन। As right hand side of the equation contain all constant quantities, therefore left hand side equation is also constant. Further, left hand side equation involve molecular mass, therefore left hand side equation is a molar equation which is known as molar polarization. अब ये पोलराइजेशन होती कैसे है? जब हम चार्जेस को इंड्यूस करवाते हैं, क्योंकि हमने ये पोलराइजेशन जो है वो चार्जेस को इंड्यूस करवा के डेवलप की, इसलिए हम इसे इंड्यूस्ड पोलराइजेशन भी बोल देते हैं, जिसे डिनोट करते हैं Pi से, और इसे डिस्टॉर्टेड पोलराइजेशन भी बोल देते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं Pd से। तो ये इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट फिर हमारे पास आ जाएगा, Pi और Pd is equal to 4/3 pi n alpha, where Pi और Pd is d-1 d+2 n/n। तो ये हमारे पास हमारी क्लोजियस-बुर्ज़ैटी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट होगी। आई नो थोड़ी टिपिकल सी इक्वेशन है, तो आपको इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें काफी स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, इसीलिए ये हमारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में पक्का आएगी। नोट्स के मुकाबले में अगर आप यहाँ से करोगे आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, नोट्स में थोड़ी ज़्यादा टिपिकल है। इससे रिलेटेड फिर बाकी जो बातें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।